अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट और मैं हूं अब्दुल माजिद मलिक। नाजरीन, इंडिया में एक राइटर हैं प्राची गुप्ता। उन्होंने एक दुनिया की 30 लोगों का इंतखाब किया और उन की जो स्टोरीज़ हैं उन पे मुश्तमिल एक किताब तरतीब दी, जिसका नाम उन्होंने ये रखा कि 30 शाइनिंग स्टार ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें से पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट हैं राना अली जुहैब साहब, वो भी इस किताब का हिस्सा हैं। आज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना अली जुहैब साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपको मुबारकबाद। और ये किताब है क्या, और इसमें क्या कौन कौन सी कैटेगरीज का इंतखाब किया गया है, और आपको क्यों चुना गया है? अपनी स्टोरीज के बारे में ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। सबसे पहले तो आपने एक मौका दिया आपके चैनल से ये बात करने का। मैं आपसे गुजारिश ये करता चलूँ कि 30 शाइनिंग स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, ये किताब जो है ये तरतीब दी गई प्राची गुप्ता साहिबा से। प्राची गुप्ता वो इंडिया की वो ऑथर हैं कि जिनकी एक बुक जो है वो अमेज़ॉन पे नंबर 3 रही, तीसरे नंबर पे बेस्ट सेलिंग रही ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके बाद उनके एक भाई हैं जिनके साथ उनका अपना एक पब्लिशिंग हाउस है जो वहाँ पे दिल्ली में वो चला रही हैं। तो ये चूँकि वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूके से सॉरी यूएसए से वो पढ़ी हुई हैं। तो उनका जो काम है वो यही है कि सोशली तौर पे पीस, अमन, लोगों को डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के जो लोग हैं उनको कैसे इकट्ठा किया जाए, किस तरह से अमन, सोशल वर्क किस तरह से किया जाए, लोगों को जोड़ा कैसे जाए। तो ये उनकी जब बुक्स उनसे पहले तकरीबन 7-8 किताबें जो हैं वो पब्लिश कर चुकी हैं, मुसन्निफ़ा हैं वो। तो इस दफ़ा उन्होंने ना ये एक यूनिक किस्म का एक आइडिया लिया। ये आइडिया ये था कि आप पहले पहले उनका प्लान था कि 50 आप जो शाइनिंग स्टार्स हैं, 50 पर्सनैलिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, आप उनको इस किताब में शामिल करें। फिर उसके बाद ये हुआ कि 50 चूँकि एक तादाद ज़्यादा थी, फिर उन्होंने ये सोचा कि आप एक काम करें कि 50 को स्क्वीज़ करें, आप इसको कम करके आप इसको ना 25 पे लेके आएँ। अब इशू ये बना कि जब 25 पर्सनैलिटीज़ को कंप्लीट किया गया तो उसमें फिर 5 पर्सनैलिटीज़ ऐसी थीं कि जिनको मज़ीद ऐड करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनका जो मोटिव है, जो इस किताब को पब्लिश करने का मकसद है, वो यही है कि वो लोग जो अपनी-अपनी फ़ील्ड में बहुत कारीगर हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा एक आप ये कह लें कि काम है, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, सालों-साल मेहनत की हुई है, तो वो उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया, मुरतब किया। अब ये जो 30 पीपल हैं, जो इस किताब के अंदर 30 लोग मौजूद हैं, ये ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज़ में से हैं। मतलब ये कि 25 ममालिक में से उन्होंने 30 लोग जो हैं वो चुने हैं। अगर हम ये इसकी एवरेज की बात करें तो वो ऑलमोस्ट हर मुल्क से एक बंदा बनता है या एक पर्सनैलिटी बनती है, क्योंकि उसमें डेफिनेटली इंडिया के लोग भी शामिल हैं। तो अगर हम कैटेगरीज़ की बात करें तो देखें इसमें हर कैटेगरी है, लेकिन वो कैटेगरी के जिस पर्सनैलिटी के काम से दुनिया को, लोगों को किसी भी तरह से किसी को फ़ायदा हुआ हो। अब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ कि जो मीडिया की कैटेगरी है इस 30 पर्सनैलिटीज़ में, वो सिर्फ़ एक ही है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को मतलब कि ज़्यादा तारीफ़ें तो नहीं करता, लेकिन चूँकि एक काम ऐसा है, मैंने 2012 में सहाफ़त जो है वो शुरू की थी, तो ऑलमोस्ट 10 साल तकरीबन हो चुके हैं। तो इन 10 साला करियर में जो मेरी बेस्ट स्टोरी थी, जिसकी बुनियाद पर, जिसको बेस बनाकर मुझे ये अवार्ड और ये मामला तो आज मतलब कि 18 सितंबर को मिलेगा, वो ये थी कि 2013 में पाकिस्तान में ना एक इंडियन लड़का था, हामिद निहाल अंसारी। उसने एक फ़ेसबुक पे उसकी दोस्ती पाकिस्तानी लड़के से हुई, तो उसने पाकिस्तान आना चाहा। पहले तो उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, तो उसको पता चला जी नहीं, वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। फिर वो अफ़गानिस्तान गया, वहाँ से उसने फ़ेक पाकिस्तानी आईडी कार्ड बनाया, और वहाँ से वो बनाने के बाद फिर वो पाकिस्तान में एंटर हुआ, जिसको एजेंसीज़ को पता चला। वो मतलब कि एक पूरे फुल फ्लैज हुए कि ट्रायल से गुज़रा। तो ट्रायल से गुज़रने के बाद वो 2018 में उसको रिलीज़ किया गया पाकिस्तान से, तो उसको वापस इंडिया भेजा गया। तो जब उसको वापस भेजा गया तो इशू ये था कि हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया था ना, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ ये दी कि इंडिया का जासूस जो है वो हमने छोड़ दिया, उसको हमने वापस इंडिया के हवाले कर दिया।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज़ हुआ मेरे माइंड में कि अगर वो जासूस था, तो छूट कैसे गया? क्यों छोड़ा उसको जासूस? कुलभूषण आज भी हमारे पास है। तो अगर वो जासूस नहीं था, अगर छोड़ दिया आपने तो इट मीन्स कि वो जासूस नहीं था। तो फिर आपने उसके नाम के साथ जासूस क्यों लगाया? आपने क्यों उसको एक स्पाई शो किया? तो ये एक चीज़ थी जिसने ना मुझे मजबूर किया, मेरे अंदर का एक वो क्या उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जागा। मैंने वो स्टोरी की डेप्थ में गया, मैंने सारी वो एक स्टोरी पब्लिश की। वो स्टोरी आज भी 2018 में जब फर्स्ट टाइम मैंने वो स्टोरी की थी, तो वो कोई पब्लिश नहीं कर रहा था। एक कराची से एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने पब्लिश की तो उनको 10 दिन बाद वो स्टोरी अपनी वेबसाइट से हटानी पड़ी। फिर मैंने न्यूज़पेपर से बात की, लेकिन कोई भी एग्री नहीं था। आज वो स्टोरी राज टीवी की वेबसाइट पे मौजूद है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये जब स्टोरी मेरे करियर में, मैं ये समझता हूँ कि ये वो मेरी एक माइलस्टोन किस्म की स्टोरी थी जिसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मैंने उसको फाइल किया और फिर फाइंडिंग ये दी कि जी वो जासूस नहीं था। वो एक हमज़ा नामी लड़के के नाम से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और वो मोहब्बत के चक्कर में दाखिल हुआ। लेकिन चूँकि उसमें उसने काम एक इल्लीगल किया था, इंटरनेशनल बॉर्डर उसने क्रॉस किया और फिर वो एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखता था जिसके साथ हमारे सिक्योरिटी को देख के बहुत सारे मामलात हैं। तो ये स्टोरी जब इनके पास पहुंची, मिस प्राची गुप्ता साहिबा के पास, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई इससे और उन्होंने ये भी सोचा कि यार ये दैट इज़ यूनिक। तो फिर हमारा कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट होने के बाद ये फ़ैसला किया गया जी, चूँकि आपका ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम है, तो हम आपको अपनी जो बुक है उसमें शामिल करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी मोर देन वेलकम, इसमें तो कोई इशू नहीं, बल्कि ये ऑनर की बात है। और और सबसे ऑनर की बात ये है कि भारत, देखें हमारे सिक्योरिटी मामला तो उनके साथ जैसे भी हैं, लेकिन लोग तो एक ही हैं, प्यार वही मिलता है, अमन वही है। आम जन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे, जर्नलिस्ट फ्रेंड्स भी हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ मेरी बात होती है, वीडियो लिंक्स पे हम घंटों घंटों बातें करते हैं, फैमिली आपस में बातें करती है। तो कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि जी हम दुश्मन ममालिक जो है ना, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अच्छा रना साहब, इस जो बुक है इसकी लॉन्चिंग कब है? आप 18 सितंबर का बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं। क्या 18 सितंबर को इसकी तकरीबें रोनुमाई होनी है? जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फ़रमाया। इसकी जो तकरीबें ये बुक पब्लिश हो चुकी है, मुकम्मल कंपाइल हो चुकी है, लेकिन इसकी जो लॉन्चिंग सेरेमनी है वो 18 सितंबर को होगी। और मज़े की बात ये है कि वो जो बुक लॉन्चिंग सेरेमनी है वो ग्लोबल टीवी पे और राज टीवी पे और 39 न्यूज़ टीवी जो है इटली का, और उसके बाद यूक्रेन का एक टीवी चैनल है, इन 4 प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये लाइव होगी। तो क्या आप भी इंडिया जा रहे हैं फिर 18 सितंबर को इस तकरीब के लिए? देखें जी, दिल तो बड़ा चाहता है, क्योंकि आज से पहले भी 3-4 दफ़ा हम ये कोशिश कर चुके हैं कि इंडिया विज़िट करें। लेकिन मसला ये हुआ कि इस दफ़ा भी मैंने अप्लाई किया वीज़ा के लिए, डेफ़िनेटली लॉन्चिंग सेरेमनी थी, मैं उस बुक का हिस्सा हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली एज़ यूजुअल कि जैसे पहले भी इंडियन सरकार जो है वो इनकार कर देती रही है, वो उन्होंने वीज़ा जो है वो अभी तक मुझे नहीं दिया, बल्कि इनफैक्ट वो रिजेक्ट कर चुके हैं जी, नहीं आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं अब वर्चुअली उस तकरीब के अंदर शिरकत करूँगा। तो क्या इसकी वजह उन्होंने क्या बताई कि आप क्यों नहीं शिरकत कर सकते? क्या कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या यही आपका बड़ा जुर्म है कि आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं? देखें, जिस दिन मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था ना, तो उन डेज़ में हमारे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, इंडियन मीडिया पे ना उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई। वो चर्चा इस सिनेरियो में हुई कि उन्होंने 2002 के से लेके 2007 और 2012 में इंडिया विज़िट किया। तो वापसी पे ना इंडियन मीडिया का ये दावा था कि उन्होंने यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और जाके उन्होंने आईएसआई को दी, जिसकी बुनियाद पर इंडिया में कुछ हमले हुए, या लेकिन ये सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक है, इसमें सच्चाई कोई नहीं थी, क्योंकि मेरी बजाते खुद उनसे बात हुई। तो जिन दिनों में मैंने अप्लाई किया था उन दिनों ये टॉपिक बहुत हॉट था इन पूरे इंडिया में, कि जी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को हमने वीज़े दिए, हमने उनकी मेज़बानी की और वो यहाँ से हमारी जासूसी करके तो जाके अपने मुल्क में बातें कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि शायद चूँकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो यही रीज़न बनी है मेरे वीज़ा रिजेक्ट करने की, कि उन्होंने ये कहा कि नहीं ये भी जर्नलिस्ट हैं, तो ऑलरेडी हम एक वो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। मैं तो उसको ट्रॉमा ही कहूँगा कि जो उन्होंने इसको सेंसेशनलाइज़ किया हुआ था। तो इसलिए कसूर ये नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बल्कि कसूर पॉलिसीज़ का है।
मैं तो ये समझता हूँ कि उनको भी ये सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि लोग जो मेरे जैसे लोग हैं, जो आम जनरल पब्लिक है, आप आज बाहर निकल जाएं, किसी से पूछें कि भाई आप ताजमहल देखना चाहते हैं, तो आपको 100 में से 100 लोग ये कहेंगे जी आज हमें वीज़ा दें, हम जाना चाहते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे भी लोग हैं, मेरी उनसे बात होती है, वो भी यही चाहते हैं जी हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम लाहौर देखना चाहते हैं, हम इस्लामाबाद देखना चाहते हैं, हम पेशावर देखना चाहते हैं। तो लेकिन हमें वीज़े जो हैं वो नहीं दिए जाते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इन दोनों ममालिक की आम जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उनके दरमियान जो एक गैप आ रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दोनों कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उनको सोचना चाहिए। आप कहते हैं कि ये जो दोनों ममालिक के लोग हैं वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, और वाकई यही है, हकीकत है। और इस पे हुकूमत को चाहिए कि इस पे नोटिस ले और अपनी पॉलिसियों पे मैं नज़रसानी करे। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो मतलब कि उनका जो मज़हब है वो हिंदू है। अब करतारपुर कॉरिडोर ओपनिंग आपके सामने है कि इंडिया से कोई भी आ सकता है और वो आपस में मिल सकते हैं। तो एक दिन मेरी उनसे बात हो रही, तो मैंने उन फैमिली को ये कहा जी आप ऐसा करें, अगर वीज़ा नहीं मिलता तो करतारपुर कॉरिडोर पे मुलाकात कर लेते हैं, आप आ जाएं, हम भी आते हैं, दिन गुजारते हैं, शाम को चले जाइएगा। लेकिन वहाँ पे भी ना इंडिया की तरफ ये एक बहुत बड़ी कह लें कि उनकी क्या उसे कहें, अवाम की नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से है कि उन्होंने चेक बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। अब चेक इन सेंस कि अब देखें, एक बाउंड्री है, आप उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप 15-15 दिन, 20-20 दिन, तकरीबन 1 माह तक लोगों की पहले स्क्रूटनी करते हैं। लाइक आप जो लोग आने से पहले, हमारा तो ये है ना, हम यहाँ से जाते हैं, 200 रुपये की टिकट लेके अंदर चले जाते हैं। उनकी तरफ भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वैसा नहीं है। उनकी तकरीबन 3 से 4 चेक पोस्ट हैं, 15 दिन पहले उनको अप्लाई करना पड़ता है, उनकी जो पोर्टल उन्होंने बनाया हुआ है, अगर आपकी अप्रूवल होती है तो आप करतारपुर कॉरिडोर भी विज़िट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर वीज़ाज़ के इशू हैं तो फिर भारत को, हमारे एंड पे तो कोई इशू नहीं है, फिर भारत को ये चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा अपने अदाओं पे गौर कीजिए, आप पॉलिसीज़ पे गौर कीजिए। अगर आप लोगों को बाहर आने की इजाज़त नहीं देते हैं ना, तो कम से कम उस एक जो एरिया है, कम से कम वहाँ तक तो लोगों को आने दें, ताकि मिल बैठें, आपस में बात करें, मोहब्बतें बांटें, अमन बांटें। ये जंग जदल, ये मार कुटाई, और ये एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी नफ़रत है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपर लेवल पे, सियासी लेवल पे पाई जाती है। नीचे जनरल आवाम जो है उनकी परसेप्शन ही कुछ और है, वो सोचते ही कुछ और है। तो जनाब ये आज हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान का रोशन चेहरा और मुस्बित चेहरा, और इंडिया ने भी इनकी पजीराई की है, और पाकिस्तान को भी इनकी पजीराई करनी चाहिए। और हुकूमत को, दोनों तरफ की हुकूमत को अपनी पॉलिसी पे भी एक नज़रसानी करनी चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे से मिल सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।